अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी जो बात चल रही है वो पौधों में अमल तनाफुस की बात चल रही है। और हमने क्या बात पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को टूटने के बाद आपके पास क्या बनता है? पायरूवेट, या उसी को हम क्या कहते हैं? पायरूविक एसिड। ठीक है। फिर हमने ये बोला कि ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड है ये भी टूटता है, और टूटने के बाद ये किसमें तब्दील हो जाएगा? एसिटिल को ए। किसमें तब्दील हो जाएगा? एसिटिल को ए। और ये जो काम होता है, ये काम होता है एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है उसका? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। और फिर हमने बोला कि इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की काम करने की वजह से यहां से क्या खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब हम ये बात बढ़ रहे हैं कि ये जो एसिटिल को है, अब ये आगे चल के दाखिल होगा एक साइकिल में जिसका नाम क्या है? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, इस पूरी साइकिल की बात करने वाले हैं जिसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, लेकिन उतना ही कंसेप्चुअल भी है। नाउ अब ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, तो मैंने पहले भी बोला कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं? TCA साइकिल। क्या बोल सकते हैं उसको? TCA साइकिल। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम TCA क्यों है? तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जो TCA साइकिल है, इसका जो इब्तिदाई एसिटाइल ग्रुप है, कौन है? जो इब्तिदाई एसिटाइल ग्रुप है, जो को बोला जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां पर देखो, यहां पर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और पायरुवेट के टूटने के बाद यहां पर क्या आने वाला है? एसिटिल को ए। ठीक है। नाउ तो पानी के साथ तकसीफ से होता है जिसके नतीजे में सिट्रिक एसिड बनता है ना। अब इधर ध्यान दो कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ यहां पर एसिटिल को ए जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? एसिटिल को ए। एसिटिल को ए के पास कितने कार्बन है? 2। और ऑक्सैलो एसिटिक के साथ कितने कार्बन है? 4। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? 6 कार्बन वाला कंपाउंड। और उस 6 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या नाम है उसका? सिट्रिक एसिड। तो याद रखना है कि TCA जब शुरुआत होती है तो इसके इब्तिदा यानी पहली स्टेप में ये होता है कि जो एसिटाइल ग्रुप है, ये वाला, ये एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा? एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन दोनों की एक दूसरे के साथ जैसी जोड़ होती है तो इसके नतीजे में क्या बनता है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। ठीक है ना। अब ये जो तामुल है, इसको अंजाम देने का काम कौन करता है? इसको अंजाम देने का काम एंजाइम करता है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटिक्स। क्या नाम है उसका? सिट्रेट सिंथेटिक्स। तो यहां पर जो एंजाइम उस काम को अंजाम दे रहा है वो है सिट्रेट सिंथेटिक्स। ठीक है, यहां नाम रखा है ना। और कोए का एक सालमा खारिज होता है। नतीजे में क्या हो जाएगा? यहां पर जो को ए है, यानी एक जो कोए ग्रुप था ना, यहां पर था एसिटिल कोए। तो एसिटिल कोए की वजह से क्या हो गया कि अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कौन जुड़ गया? एसिटिल ग्रुप। अब पीछे कौन बच गया? कोए। तो कोए क्या हो गया? यहां से बाहर खारिज हो गया। इस पूरी रिएक्शन को, सॉरी यहां पर शायद मैंने एक गड़बड़ कर दिया। वो क्या है? ये एरो। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि ये वाला काम यहां हो रहा है। तो सिट्रेट सिंथेटिक्स ने क्या किया? एसिडिल कोए को और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, इन दोनों को मिलाया। नतीजे में आपके पास क्या आ गया? सिट्रिक एसिड, यानी जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। और साथ में खारिज क्या हो गया? को ए। ठीक है। नाउ ये जो सिट्रेट है, ये वाला जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रेट है, ये आगे चल के क्या करेगा? ये आगे चल के बनेगा आइसोसिट्रेट। किसमें तब्दील होगा? आइसोसिट्रेट। और आइसोसिट्रेट आगे चल के क्या होगा? वो तब्दील होगा कीटोग्लूटैरिक एसिड।
किसमें तब्दील होगा? कीटोग्लूटारिक एसिड। लेकिन इस सिट्रिक एसिड के आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटारिक एसिड में तब्दील होने के दौरान यहां पर 3 काम होते हैं। पहला कि इसमें एक काम जो होता है वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन के 2 लगातार यहां मरहले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, दूसरा यहां पर कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। ये जो कीटोग्लूटारिक एसिड है इसके पास कितने कार्बन होते हैं? 5, क्योंकि एक कार्बन गया, 6 कार्बन का कंपाउंड था सिट्रेट। सिट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड था? 6। अब उसमें से एक कार्बन अगर गया तो कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 5। ठीक है ना। ये जो अब रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में कार्बन बाहर खारिज हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? टूटना। नाउ नतीजे में क्या बन गया? कीटोग्लूटारिक एसिड। और स्पेशली याद रखो कि इस कीटोग्लूटारिक एसिड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल्फा। तो इसको क्या बोला जाता है? कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नाउ इसके बाद यहां पर बनता है सक्सिनिल कोए। आगे चल के वो क्या बना देगा? आगे चल के वो बना देगा सक्सिनिल कोए, और सक्सिनिल कोए के बाद आगे क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। नाउ याद रखो, सिट्रिक एसिड के बाकी मरहले में क्या बनेगा? सक्सिनिल कोए। सक्सिनिल कोए ऑक्सो एसिडिक एसिड, ऑक्सो एसिडिक एसिड में तकसीद होकर साइकिल को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी आगे चल के फिर धीरे 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 वो क्या बना देगा? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, और फिर वो साइकिल क्या होंगे? आगे कंटिन्यू चलते रहेगी ना। अब यहाँ पर 2 बातें याद रखना है, 2 चीजें यहाँ पर छुड़िए। सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड बनने के दौरान जीटीपी का एक साल्मा बनता है, इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस अमल को क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब इधर ध्यान दो, एनसीईआरटी ने यहां पर 2 बातें छोड़ी है। कौन सी 2 बातें छोड़ी है जिसको हमको समझना जरूरी है? क्या? जैसी एसिडिल कोए ऑक्सैलो एसिडिक के साथ जुड़ा तो क्या बना? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से एक कार्बन निकला तो वो किसमें तब्दील हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट आगे जाके किसमें तब्दील हुआ? सक्सिनिक एसिड। किसमें तब्दील हुआ? सक्सिनिक एसिड। लेकिन जब वो सक्सिनिक एसिड में तब्दील हुआ उस वक्त भी तो कुछ हुआ। क्या हुआ? उस वक्त एक और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुआ। जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगा तो इसका मतलब सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4। यही 4 कार्बन का कंपाउंड सक्सिनिक एसिड आगे चल के धीरे 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 किसमें तब्दील हो जाएगा? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन यहां पर जो बात उन्होंने पैराग्राफ में बोली है उसको मैं समझा रहा हूं। बात समझ में आई? तो एसिडिल कोए ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के साथ जुड़ा, नतीजे में क्या बना था? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या बना? अल्फा कीटोग्लूटारेट। कैसे बना? सिट्रिक एसिड में से एक कार्बन क्या हो गया? बाहर चला गया, जिसके नतीजे में 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना, जिसका नाम क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से एक और कार्बन निकला तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बच गया। अब पहला जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है उसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। एक। दूसरा कि जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिक एसिड बनता है तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, साथ ही साथ NAD तब्दील हो जाता है NADH। इसमें तब्दील हो जाता है NADH, यानी यहां पर तवानाई खारिज हुई या तवानाई हासिल हुई? हासिल होगी। ठीक है, एक। दूसरा NAD से NADH बना प्लस ADP से क्या बना? ATP। इसका मतलब यहां पर कीमियाई तवानाई के दोनों भी शक्लें आ गई। ATP भी हासिल हुआ, NADPH। इसका मतलब यहां पर तवानाई की मिकदार जो खारिज हुई वो बहुत ज्यादा हुई थी, इसलिए यहां पर क्या बन गया? बात समझ में आई? तो ये वाली स्टेप एनसीईआरटी ने यहां पर मेंशन नहीं किया, इसको याद रखना है। अब दोबारा इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या बात समझ में आ रही है कि जो सबस्ट्रेट था हमारे पास, कौन? सिट्रेट। सिट्रेट। सिट्रेट किसमें तब्दील हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें तब्दील हुआ? सक्सिनिक एसिड। अब ये सक्सिनिक एसिड आगे चल के किसमें तब्दील होने वाला है? ऑक्सैलो। लेकिन यहाँ का पैराग्राफ एनसीईआरटी ने बोला है क्या? उसको समझते हैं। सफिया, अरे सफिया गायब, आगे कनेक्ट हुआ? अच्छा, मेरे इसमें नहीं बता रहा है क्या? ठीक ना। अब दोबारा एक और चीज, क्या? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ऑक्सैलो एसिडिक एसिड में तब्दील होगा, लेकिन कैसा होगा?
सक्सिनिक एसिड पहले तब्दील होगा मैलिक एसिड, किसमें तब्दील होगा? मैलिक एसिड। कैसे? तो सक्सिनिक एसिड के पास ये होगा कि FAD का तब्दीली होगा FADH2 में, और ये जो अमल हो रहा है इस अमल को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। नाउ यहाँ पर FAD से FADH2 बन रहा है, और उसके बाद जब मैलिक एसिड की तब्दीली हो रही है तो मैलिक एसिड किस में तब्दील हो रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस दौरान में जो NAD है वो किस में तब्दील हो रहा है? NADH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर टोटल NAD कितने बन रहे हैं? 1 2 3। ATP कितना बन रहा है? 1। FAD कितना बन रहा है? 1। लेकिन हमको मालूम है कि अगर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं तो एसिटिल के भी कितने हो गए? 2। इसका मतलब सिट्रेट जब बनेगा 2, तब NADP कितने बनेंगे? 2। ये भी कितने बनेंगे? 2। ये भी कितने बनेंगे? ATP भी कितने बनेंगे? FAD भी कितने बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि जो पायरुवेट होता है वो कितने होते हैं? अब ये चीजें हमको आगे समझने में मदद करेंगे। सिर्फ आपने याद रखना है इस साइकिल को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त सिर्फ 2 बातें पहले करना है जो कल मैंने बोला था। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को भी अगर याद करना है तो पहले आपने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, देन 3,1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और आखिर में पायरुवेट। ये 1 बाय 1 एक स्टेप पूरी लिखना है 4 बार, और चौथी बार के बाद समझने की कोशिश करना है। वैसे ही इस साइकिल को भी जब आप लिखेंगे 4 बार लिखना और 5वीं बार उसको याद करने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? तब जाके आपको ये याद करने में आसानी होगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास जितने भी तलबा है अभी फिल वक्त, वो सारे के सारे तलबा जिनका भी बैकग्राउंड है, या तो हाफिज है या तो तालीम है, जिनका मदरसे वाला बैकग्राउंड है, ये कुछ भी नहीं मालूम पहले से, या फिर वो तलबा है जिनको ये मौका मिला ही नहीं कि वो इसको इस अंदाज में पढ़े। तो अब आपके लिए अगर ये, चाहे आप पढ़ ही रहे हो उसको, लेकिन ये आपके लिए जिस अंदाज में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम अगर ये है तो इसके लिए हमको एफर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब एक और चीज क्या, कि यहां पर हमने बोला कि क्या क्या होता है, यहां पर 2 चीजें होती है। एक तो बनता है FADH2, उसके बाद हमने कहा कि यहां पर GDP में बदलता है, और ADP से ATP बनता है ना। सवाल ये आता है कि ये GDP वाला वर्ड कहां से आ गया? हम क्या कहते हैं, हमारे पास होता है एक ATP, इसी तरह से एक और होता है जिसको बोला जाता है GTP। जिस तरह से ADP से ATP बनता है, इसी तरह से GDP से क्या बनता है? GTP। ये तवानाई का एक और फॉर्म है। नाउ साइकिल में 3 जगह ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, NAD की तहवील होती है, और NAD की तहवील होने के बाद क्या बनता है? NADH प्लस H पॉजिटिव। एक जगह ऐसी होती है जहां पर किसकी तहवील होती है? FAD। नतीजे में क्या बन जाता है? FADH2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि TCA साइकिल के जरिए एसिटिक एसिड की मुसलसिल तकसीद के लिए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड की तजदीद जरूरी है। यानी वो जो एसिडिल ग्रुप आया था ना, कहां से आया था? पायरुवेट से। तो उसको अगर तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पहली बार आएगा। अब उस एसिडिक कोए के पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड थे? 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो पहली रिएक्शन हुई, 2 निकल गए। लेकिन अगर इसी तरह से कई सारे एसिडिल कोए आते रहेंगे, क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं तो एक ग्लूकोज होगा क्या? 100 ग्लूकोज हो गए, 100 ग्लूकोज से 200 पायरुवेट बनेंगे, 200 पायरुवेट से 200 एसिटिल कोए बनेंगे। यानी हर एसिटिल कोए को तोड़ने के लिए हर मर्तबा नया क्या चाहिए? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसका मतलब पहले वो जाएगा, वो तोड़ेगा, फिर वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। यानी हर मर्तबा नया आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और जब आप बार बार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहे, इसका मतलब क्या चालू है? साइकिल, दौर। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो साइकिल का क्या होता है? पहला रुकन होता है। याद रहेगा? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। नाउ इसके साथ साथ NAD और FAD
बिल तरतीब NADH में और FeDH2 में क्या होते हैं, दोबारा बनते जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सारा का सारा जो अमल है ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर कहां पर हो रहा है, मैट्रिक्स, तो रिएक्शन किस तरह से होगी, उस रिएक्शन में ये होगा कि पायरुविक एसिड बाहर से अंदर आया, कहां पर आया, मैट्रिक्स में। फिर वहां पर कितने NAD इस्तेमाल हो रहे हैं, 4, याद आ रहा है ना, NAD NAD NAD, ठीक है ना। अब यहां पर हमने 3 NAD की बात की है, 1 2 3, ये चौथा NAD कहां था, यहां वाली रिएक्शन में, याद आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो कर रहा था, याद दिला देता हूं ताकि याद रहे, 1 2 और 3 ना, चौथा वाला कहां पर है ना, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ने किसका इस्तेमाल किया था, NAD, यानी ये वाला। तो यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ, NAD, NAD से क्या बना था, NADH, है ना। तो जैसे ही पायरुवेट अंदर आया तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ने क्या किया था, इस पायरुविक एसिड को किसमें तब्दील किया था, एसिडिल को। उस वक्त भी क्या मिला था हमको, इस तरह से हमको मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने NAD मिलते हैं, 4। NAD से NADH कितने बनते हैं, 4। तो पायरुविक एसिड 4 NAD से 4 NADH, ठीक है। इसी तरह से FAD से FADH2, इसी तरह से ADP से ATP। और अब इस पायरुविक एसिड के दौरान में ये होगा कि हमारे पास क्या खारिज होगी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अब पूरा का पूरा ग्लूकोज क्या हो गया, टूट गया। इसीलिए हमने बोला था कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इस दौरान में क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी क्या होती है, मुकम्मल तकसीर। बात समझ में आई। नाउ अब हम ये देख चुके, क्या देख चुके, कि ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। NADH के 8 साल में, 8 साल में कैसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल, हाँ बराबर, ये 2 ये 2 ये 2 कितने हो गए, 6, और यहां पर 2, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 8। फिर इसी तरह से FADH के 2 साल में, क्योंकि अगर यहां पर बात करें तो ये भी कितने हो गए, 2। इसी तरह से 2 क्या बनेंगे, ATP के साल में, यानी ये वाले, ठीक है। नाउ आपको ताज्जुब होगा, किस बात पर होगा, कि अभी तक तनफ्फुस की जो बहस है उसके दौरान ना तो ऑक्सीजन के शामिल होने, ना ही बड़ी मिकदार में ATP के साल्मों के बनने का जिक्र हुआ, है ना। सही बात है, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ी कि ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन ने कहां पर काम किया। फिर अभी तक हमने ये भी नहीं बोले कि ATP, जो हम बोल रहे हैं कि ATP इस अमल में बहुत ज्यादा बनती है, तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ NADH2 ज्यादा बन रहा है, ATP तो सिर्फ 2 ही बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाता है कि जो तालीफ शुदा NADH2 है और जो तालीफ शुदा FADH2 है, इनका क्या किरदार होगा। अब हमको ये समझना है कि तनफ्फुस में ऑक्सीजन का काम क्या है और ATP कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे हमको 2 बातें समझना है कि ये ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होने वाली है, और दूसरा NADH2 FADH2 किस तरह से ये जो कीमियाई तवानाई है ये हमारी इस्तेमाल करेंगी ATP बनने में, ठीक है। नाउ अब इसको अगर समझना है तो उसको हम समझेंगे कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम के जरिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम में ऑक्सीजन और NADH2 और FADH2 का इस्तेमाल होता है, जिसके नतीजे में हमको क्या मिलती है, ATP, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक। नाउ आज अभी जितना भी हमने पढ़ा है इसको अभी बैठ के अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, बुक से रीडिंग करिए। बात नहीं समझ में आ रही मेरे को पूछिए, इंशाल्लाह हमारा दोपहर में और जो लेक्चर रहेगा उसमें हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल चार्ज रहता तो हमको आज ही शायद ये पूरा टॉपिक बड़ा अच्छे से हो जाता, ठीक है। तो दोपहर वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम क्या कर रहे हैं, आज मुकम्मल करेंगे, ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।